तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई का जो आंसर राइटिंग का आज का हमारा क्वेश्चन है वो है धोलावीरा। कल हमने बात करी थी दोस्तों रामप्पा मंदिर में। मैंने कहा था कि भारत की 2 साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो एक हमने कल पढ़ ली थी और दूसरी हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो जो कल वाली रामप्पा मंदिर था वो तो फिर भी साउथ का था, मे भी उनसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि मेंस में पिछली बार भी साउथ की जगह से ही क्वेश्चन आया था। तो इसको मतलब इग्नोर करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस वाली साइड पे हमें और भी ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज सिंधु सभ्यता हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में स्पेशली लिखा हुआ है और इसके एक एक स्थल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक तो वैसे जैसे कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, दूसरा इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया, और तीसरा दोस्तों कि मतलब इससे रिलेटेड छोटी से छोटी बात भी आज हम पढ़ लेंगे और सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम यहाँ पे कर लेंगे, ताकि इससे इसके बारे में अगर प्री में कोई छोटा मोटा क्वेश्चन भी बनता है, किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन बनता है, तो उसको हम मतलब गलत नहीं करें। और मेंस में अगर 100 नंबर का मतलब 100 का आता है, अगर मेंस में इससे 100 शब्दों का क्वेश्चन बनता है तो भी हमारा मतलब तो भी हम कर पाए, अगर 100 शब्दों का कर लिया तो 50 और 10 शब्दों का हम ऑटोमेटिक कवर कर लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 100 शब्दों वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि मैंने इसमें धोलावीरा के पूरी चीज़ें मतलब लेने की कोशिश करी है। तो देखिए मतलब इसमें लगभग सारी चीज़ें सारे फैक्टर मैंने कवर कर लिए हैं। धोलावीरा को यहाँ से ही शुरू करेंगे दोस्तों। अगर हमारे धोलावीरा 100 शब्दों में लिखने को आता है तो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे कि धोलावीरा को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। यह बात ज़रूर 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 बतानी है, क्योंकि धोलावीरा पूछने का मतलब ही यह होगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इनको पता है कि नहीं है। अगर इस बार धोलावीरा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो यहाँ से ही अपन को मेंस में शुरू करना है। यह भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाली 14th इमारत है, 40वीं इमारत है, और 39th थी रामप्पा मंदिर, ठीक है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो दोस्तों यह कौन सी सभ्यता में आता है? सिंधु घाटी सभ्यता में आता है। और यह कहाँ स्थित है? तो इसका पूरा पता मैंने ये एनसीईआरटी से लिया है। गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में मासर और मानसर नदियों के मध्य में अवस्थित है। तो अवस्थित कहाँ है? गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे? कच्छ जिले में मचाऊ तालुका में मासर और मानसर नदियों के मध्य अवस्थित है। तो दोस्तों यह स्थल आपको याद रखना है कि यह स्थल कहाँ पे स्थित है। तो गुजरात के कच्छ जिले में मचाऊ तालुका में मासर और मानसर नदियों के मध्य यह अवस्थित है। यह चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, खासकर नदियों का नाम याद रखना है। ये तो याद रखना ही है कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ है यह स्थल। तो गुजरात के कच्छ जिले में है। और कहाँ कौन कच्छ जिले के कौन से इलाके में? मचाऊ तालुका इलाके में। और नदी का नाम स्पेशली याद रखना है, क्योंकि यह नाम कम दिया जाता है बुक्स में, तो यह स्पेशली याद रखना है। तो मास्तर और मानसर नदियों का नाम स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है। प्री में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियों के बीच स्थित है, या फिर कौन सी नदी से धोलावीरा बिलोंग करता है, संबंधित है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके साथ ही अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें आ जाती है दोस्तों, वह है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज खोज करने वाले अलग थे और उत्खननकर्ता अलग थे। तो अब इसके बारे में जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, माइनर से माइनर डिटेल भी हमें याद करनी है, और यह मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो एकदम दोस्तों सही डेटा है, इनसे सही और प्रमाणिक डेटा हमको कहीं नहीं मिल सकते हैं। तो कहीं भी अगर कुछ और भी मिले तो यही डेटा आप सही मानिएगा, क्योंकि मैंने यह एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है। तो इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1967-68 में, और जगपति जोशी जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो जगपति जोशी जी ने इसकी खोज की थी, और उसके बाद में दोस्तों 1990-91 में स्पेशल उत्खनन किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने इनका उत्खनन किया था। तो अगर दो अलग अलग चीज़ें पूछी जाएं कि भाई खोज किसने की थी, तो जगपति जोशी ने खोज की थी, और बाद में उत्खनन किसने किया था भाई? तो 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। तो खोजकर्ता अलग है और उत्खननकर्ता अलग है। ये वाली चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो और फिर आप अब इसके बारे में एक लाइन हम इंट्रोडक्शन में यह दे देते हैं कि यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्भेद्य प्राचीर तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अनूठा नगर था। तो दोस्तों इसमें क्या विशेषताएं हैं? इसकी नगर परियोजना जो है वह बड़ी अद्भुत है। इसकी जो प्राचीर है, चारों तरफ की दीवारें हैं, वह दुर्भेद्य हैं, मतलब भेद्य नहीं जा सकती हैं, और अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था भी यहाँ पे पाई जाती है, और इसके कारण यह सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर माना जाता था। तो ये हमने वैसा इंट्रोडक्शन में दे
दिया कि मतलब एक इंट्रोडक्शन हमारे याद करने के हिसाब से भी ले लिया और 100 नंबर का 100 शब्दों का प्रश्न आता है उसके हिसाब से भी ले लिया कि भाई धौलावीरा को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 14th मतलब दर्जा मिला है। या भारत की 40वीं इमारत है और यह इमारत गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालिका में स्थित है। यह मास्तर और मानसर नदियों के बीच में अवस्थित है। इसकी खोज की थी जगपति जोशी जी ने और 1991 में इसकी जो उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। अद्भुत नगर योजना, दुर्भेद्य प्राचीर और जल प्रबंधन की स्पेशल व्यवस्था की वजह से यह नगर जाना जाता था। ठीक है। अब भाई ऐसा क्या है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला? तो वैसे तो हमारे लिए सिंधु सभ्यता के जो बड़े स्थल है वो वैसे भी इम्पोर्टेंट हैं और अब अगर दर्जा ही मिल गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तो स्पेशली हमें याद करने हैं कि इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि इसलिए इसे दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों धौलावीरा की प्रमुख विशेषताओं में अगर हम देखें तो यह 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो ये नगर है ना वो 3 भागों में बांटा गया है। एक दोस्तों दुर्ग भाग, एक मध्यम नगर और एक निचला भाग है ना। 3 भाग है, एक तो दुर्ग वाला भाग है, एक मध्यम नगर बनाया गया, एक निचला भाग है। तो इनकी लंबाई चौड़ाई ये आप देख सकते हो। वैसे इतनी याद नहीं रहेंगी तो ये आप छोड़ भी सकते हो, ये मतलब बुक में लिखी हुई थी तो मैंने यहाँ पे लिख दी है ना। बाकी अपन को इतनी डिटेल्स याद रहेंगी भी नहीं तो ये छोड़ देना है। ठीक है। अब बात करते हैं मध्यम नगर केवल धौलावीरा में ही पाया गया है। यह मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारियों और महत्वपूर्ण नागरिकों हेतु प्रयुक्त होता होगा। दोस्तों वैसे तो हमने जैसे मोहनजोदाड़ो पढ़ा था या फिर और नगर पढ़े थे उनमें भी हमने देखा था कि भाई दुर्ग वाला भाग पाया जाता है और एक निचला भाग पाया जाता है। तो दुर्ग वाले भाग में जो बड़े बड़े लोग होते होंगे पैसे वाले वो रहते होंगे और निचले वाले भाग में जो सामान्य लोग हैं वो रहते होंगे। लेकिन इस नगर की स्पेशल विशेषता है कि इसमें मध्यम नगर भी पाया गया है। तो यह अंदाजा लगाया गया है दोस्तों कि जो प्रशासनिक अधिकारी है मतलब राजा लोग तो दुर्ग भाग में रहते होंगे, फिर भी जो मीडियम लोग हैं मतलब बीच के अधिकारी लाइक प्रशासनिक अधिकारी मंत्री वगैरह हो गए जो अच्छा कमाते थे वो लोग मध्यम नगर में रहते होंगे और मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारी और महत्वपूर्ण नागरिक ये मध्यम नगर में रहते होंगे। ऐसा अंदाजा इस मध्यम नगर को देखकर लगाया गया है। ठीक है। दुर्ग भाग अति विशिष्ट लोगों के लिए है, ये हमें पता ही है, मतलब राजा वगैरह के लिए दुर्ग भाग होगा। जबकि निचला भाग जो है वो सामान्य जन आम जन के लिए है, तो ये हमारा निचला भाग हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ है तीनों भाग एक आयताकार प्राचीर के भीतर सुरक्षित थे और इस बड़ी प्राचीर के अंतर्गत भी अनेक छोटे बड़े क्षेत्र स्वतंत्र रूप से मजबूत और दुर्भेद्य प्राचीर दीवारों से सुरक्षित थे। तो दोस्तों ये जो तीनों भाग है ये एक आयताकार प्राचीर के भीतर सुरक्षित थे। इन तीनों भागों मतलब ये एक नगर है, इसमें 3 भाग है, एक दुर्ग भाग, ये मध्यम भाग, ये निचला भाग, और ये तीनों भागों को एक आयताकार प्राचीर मतलब एक आयताकार आकार में बड़ी बड़ी दीवार बनाई गई है, इससे ये सुरक्षित थे। ठीक है। तो प्राचीर के अंतर्गत भी अनेक छोटे बड़े क्षेत्र स्वतंत्र रूप से मजबूत और दुर्भेद्य प्राचीर दीवारों से सुरक्षित थे। तो एक तो ये चीज सुरक्षित थी मतलब ये तीनों भाग सुरक्षित थे। इसके अलावा दोस्तों अनेक छोटे बड़े स्वतंत्र क्षेत्र भी थे। इन 3 भागों के अलावा और कोई छोटी बड़ी स्वतंत्र बस्तियां भी थी, वो भी इन दीवारों में, इस दुर्भेद्य प्राचीन दीवारों में बिल्कुल सुरक्षित थी। यहाँ पर 383 × 47 मीटर की एक भव्य इमारत के अवशेष भी मिले हैं। इसे स्टेडियम बताया गया है, इसमें चारों ओर बैठने की व्यवस्था है। तो दोस्तों एक ऐसी गोल इमारत भी मिली है, इसकी मतलब लंबाई चौड़ाई ये वाली है और ये स्टेडियम की आकृति में है क्योंकि इसके चारों ओर यहाँ पे बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और बीच में खाली जगह। तो हो सकता है उस समय कोई नाच गाना होता हो या सांस्कृतिक समारोह कुछ होता हो तो वो इसलिए इस तरह की जगह बनाई गई है। तो यह भी एक स्टेडियम जैसी व्यवस्था भी यहाँ पे थी, यह भी धौलावीरा की स्पेसिफिक विशेषता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पाषाण स्थापत्य कला के मतलब पत्थर के जो स्थापत्य होता है उसके नमूने भी मिले हैं, जैसे कि पत्थर की भव्य दीवारें मिली हैं, वृत्ताकार स्तंभ मिले हैं, पॉलिश युक्त पाषाण खंड मिले हैं। मतलब पाषाण कला भी उस समय होती थी और इसके कुछ नमूने जैसे कि दीवारों पे जो अच्छी अच्छी कारीगरी पत्थरों से की गई है, वृत्ताकार स्तंभ और पॉलिश युक्त पाषाण खंड, ये सभी यहाँ की विशेषता है। सिंधु लिपि के सफेद खड़िया के बने 10 बड़े अक्षरों में लिखे बड़े अभिलेख पट की छाप मिली है। यह विश्व का संभवतः प्रथम सूचना पट है। दोस्तों एक सूचना पट मिला है जिसपे सिंधु लिपि जो है जो कि पढ़ी नहीं गई है। और सिंधु लिपि की कुछ विशेषताएं क्या है, हम तो लिखते हैं बाएं से दाएं मतलब इस तरह लिखते हैं और सिंधु लिपि लिखते हैं दाएं से बाएं मतलब इस तरह लिखते हैं। फिर यहाँ पे खत्म हुई फिर यहाँ से ही शुरू कर देंगे, वो इधर से इधर चलेंगे है ना, और फिर यहाँ पे खत्म हुई तो फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, ऐसी चलती है सिंधु लिपि है ना। लेकिन सिंधु लिपि भी दोस्तों आज तक किसी से पढ़ी नहीं गई है, ये एक सिंधु लिपि का आज तक रहस्य ही बनी हुई है। तो इसी सिंधु लिपि में दोस्तों सफ़ेद खड़िया मिट्टी से बना एक शिलालेख है, उस पे
मतलब एक जो पट पे 10 बड़े बड़े अक्षर मिले हैं, 10 अक्षरों की एक छाप मिली है, और यह विश्व का संभवतः प्रथम सूचना पट माना जाता है कि मतलब विश्व का पहला अभिलेख हम इसे बोल सकते हैं। लेकिन इस अभिलेख में लिखा क्या गया है यह अभी तक पढ़ने में नहीं आया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस अभिलेख के माध्यम से कुछ सूचना दी गई है, लेकिन वो अभी पढ़ने में नहीं आई है। लेकिन यह विश्व का प्रथम सूचना पट हम कह सकते हैं। अब दोस्तों इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो दोस्तों इसके विनाश का कारण बताते हैं कि जल स्रोत थे वो सूख गए थे। और सूखे क्यों थे, क्योंकि नदियों की धारा बदल गई थी समय के साथ में, इसलिए जल स्रोत सूख गए थे, और यही इसके विनाश का कारण बना जाता है। यहाँ पे दोस्तों 16 विभिन्न जलाशय भी मिले हैं, विभिन्न प्रकार के 16 जलाशय मिले हैं, और अनूठी जल संग्रहण प्रणाली मिली है। अब वो संग्रहण प्रणाली मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी लिखी नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाता आंसर, तो वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है। आप भी इतना ही लिख सकते हो कि स्पेसिफिक जल संग्रहण प्रणाली भी धोलावीरा में पाई गई है। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों यह शहर भी बहुत बड़ा है, और कह सकते हैं कि यह भी मतलब बड़े शहरों में से एक है। सबसे बड़ा तो नहीं बोलेंगे हम, सिंधु सभ्यता के बड़े शहरों में से एक है ना, यहाँ पे ये लिख देना। और घोड़े की आकृति जो लोथल में मिली है ना, यहाँ पे भी कई तरह की घोड़े की कलाकृतियाँ यहाँ पे भी पाई गई हैं। तो ये सारी विशेषताएं इसमें है। तो आई होप कि बोलते बोलते दोस्तों याद हो गई होंगी। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 3 भागों में यह नगर बना हुआ है, एक दुर्ग भाग है, एक मध्यम भाग है, एक निचला भाग है। दुर्ग भाग में जो महत्वपूर्ण लोग होते थे लाइक राजा और उसके महत्वपूर्ण मंत्री वो रहते थे, और निचले भाग जो है उसमें आमजन रहते थे, जो सामान्य जनता होती है, खेतीहर मतलब किसान वगैरह। और जो मध्यम भाग है वो स्पेसिफिक धोलावीरा नगर की विशेषता, और मध्यम भाग में हम कह सकते हैं कि शायद प्रशासनिक अधिकारी वगैरह मध्यम भाग में रहते होंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक आयताकार प्राचीर मिली है, और एक आयताकार प्राचीर के भीतर मतलब ये जो तीनों नगर, ये जो तीनों चीजें हैं ये आयताकार प्राचीर में थी, मतलब उसके चारों ओर एक आयताकार दीवार बनाई गई है, और उसमें ये सुरक्षित थे। इसके अलावा इन तीनों चीजों के अलावा भी कई छोटे बड़े नगर जो स्वतंत्र मतलब बस्तियां हैं वो भी यहाँ पे मिली है। एक स्टेडियम की आकृति भी मिली है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। पाषाण स्थापत्य कला के नमूने भी मिले हैं, एक सूचना पट जैसी आकृति भी मिली है, मतलब एक अभिलेख टाइप भी यहाँ पे मिला है, जिसे विश्व का प्रथम सूचना पट कह सकते हैं। सभ्यता के विनाश का कारण जल स्रोत सूखने को माना जाता है। जल संग्रहण की अनूठी व्यवस्था यहाँ पे पाई गई है। 16 जलाशय भी मिले हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सैंधव स्थलों में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, और घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ की विशेषताएं हम बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंट्रोडक्शन हमने देख ही लिया कि धोलावीरा को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। यह विश्व भारत की 40वीं इमारत है। ठीक है। यह गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में स्थित है। मासर और मानसर नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ पे 1967-68 में इसकी खोज की थी जगपति जोशी जी ने, और 90-91 में उत्खनन की थी रविंद्रनाथ बिष्ट ने। तो ये थी दोस्तों धोलावीरा शहर की सारी विशेषताएं। आई होप कि मैंने सारे फैक्टर कवर कर लिए हैं। अब धोलावीरा में इससे बाहर तो क्या ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। और यकीन मानिए आप का धोलावीरा और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दोनों टॉपिक कवर हो चुके हैं, और मेंस में इससे और प्री में भी 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।